हूँ। हम दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आज आपके बीच में प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। सबसे पहला तो है मनरेगा और दूसरा नेशनल हेराल्ड। जब मैं गुजरात आई हूँ, गुजरात में मैं सूरत आई हूँ जो गुजरात की वित्तीय राजधानी भी है और जिसके कुछ किलोमीटर पे दांडी मार्च का एक स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक ऐतिहासिक इतिहास लिखा गया। तो गांधी और गुजरात को कभी आप भारत की राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में अलग होकर नहीं देख सकते। मनरेगा दुनिया की विशालतम रोजगार देने वाली वो योजना, भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक ऐसा काला अध्याय लिखा जा रहा है जहां पर करोड़ों निर्धनों के अधिकारों के महाकाव्य मनरेगा के नाम से महात्मा गांधी का नाम विलोपित किया जा रहा है। और मुझे लगता है आजादी के बाद ये एक पहली सरकार है जो गांधी के नाम को किसी योजना से हटाने का संकल्प लेकर उसे सच्चाई में उकेर रही है। महात्मा गांधी स्वावलंबन के विचार की हत्या तो कर ही रही है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा जटिल डिजिटल हमला भी कर रही है। भाजपा की सरकार महात्मा गांधी जी से इतनी भयभीत क्यों है? उनको विलोपित कर उनकी स्मृतियों पर बुलडोजर चलाने का काम क्यों कर रही है? क्या हासिल करना चाहती है ऐसे संदेश से? ये देशवासियों की आस्था का राजनीतिकरण, गरीब की रोटियों का सांप्रदायिकरण हो रहा है। बीजेपी का ये राम राज्य नहीं, नाम राज्य की सरकार चल रही है। दरअसल गांधी जी के नाम को हटाने का प्रयास एक जवाबदेही को हटाना है जो सरकार का गरीब के प्रति है, और इस नाम को बदल के वीबीजी राम जी किया जा रहा है। वीबी का है विकसित भारत। कैसा विकसित भारत? वो विकसित भारत जहां पे गांव की हालत बदहाल है, वो विकसित भारत जहां किसान की हालत दयनीय है, जहां किसान अपनी आय दुगनी और एमएसपी के लिए रोज आंदोलन करता है, जिसको आपने वादा किया था। युवा जो बेरोजगार है, जो अपनी डिग्रियां हाथ में लिए हुए रोजगार को तरस रहा है। रुपया फिसल पट्टी से इतनी जोरों से फिसल रहा है कि आईसीयू में भर्ती हो गया है। चाइना हमें आंख दिखाता है, पाकिस्तान यूएस में जाके लंच करता है, और हम विकसित भारत के नाम पर गांधी का नाम हटाकर विकसित भारत की कल्पना का एक नया आईना दिखाना चाहते हैं। कभी हम कहते हैं अच्छे दिन, तो मैं पूछना चाहती हूँ किसके अच्छे दिन आए हैं? अडानी के अच्छे दिन जरूर आए हैं, और 1 रुपए में लाखों करोड़ों का जंगल अडानी के नाम कर दिया जाता है। अमृतकाल का भी नाम देते हैं। मुझे लगता है ये अमृतकाल नहीं, बेरोजगारी काल है, ये महंगाई काल है। महात्मा गांधी का नाम इस कानून से ग्राम स्वराज और अंतिम जन के उत्थान को प्रतिबिंबित कर रहा था, और ये नाम हटाना एक वैचारिक प्रतिशोध का उदाहरण है। महात्मा गांधी ने कहा था, जब भी अगर आप कोई फैसला लें तो लाइन में खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति को याद करके उसका चेहरा याद करना। नरेगा उसी अंतिम व्यक्ति का चेहरा है, उस श्रमिक, उस मजबूर का चेहरा है। इतिहास गवाह है कि गांधी को एक बार शारीरिक रूप से उसकी हत्या करी गई थी। भाजपा उन्हें अब दूसरी बार मार रही है, उनके विचारों की, उनकी पहचान की हत्या करने की कोशिश कर रही है। नाम बदलने से, सूर्य का अगर आप नाम बदल दें तो रोशनी का चरित्र नहीं बदल जा सकता। मनरेगा क्या है? इसके अंदर सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया है गांधी का, इस मनरेगा की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर पूरा ध्वस्त कर दिया है इस कानून को। मनरेगा जो पहले राइट टू जॉब का अधिकार था श्रमिकों का, उसमें एक तो ये लेकर आए हैं 125 दिन के, हम 100 से 125 दिन करेंगे। हम ज्यादा दिन कर रहे हैं। मैं इस 125 दिन की पोल खोलना चाहती हूँ। ये 125 दिन का जो प्रलोभन दे रहे हैं, ये बेसिकली 60 दिन का अंधकाल इसके पीछे छुपा हुआ है। जेठ की दोपहरी में जब मजदूर के गले की प्यास, सूखी प्यास होगी, उसका चूल्हा जब ठंडा होगा, उसके पास अब कोई आजीविका का साधन नहीं होगा, क्योंकि हम सीजनल ब्रेक के नाम पर उसको ब्रेक दे देंगे। मनरेगा ये कहता था जब जिसको जहां काम चाहिए उसको काम दिया जाएगा, और फिर मजदूर क्या करेगा?
वो कोशिश करेगा कि धन्ना सेठों की फैक्ट्रियों के अंदर सस्ता गुलाम चीप लेबर की तरह काम करने में मजबूर होगा। उसके स्वावलंबन की हम हत्या कर रहे हैं। जो अपने गांव अपनी जगह बिना पलायन करे उसको अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जो अधिकार मिल रहा था वो हम उससे छीनने का काम कर रहे हैं। और भाजपा जो 125 दिन का बात कर रही है, पिछले 10 सालों के अंदर अगर आप आंकड़े उठाकर देख लें तो औसत रूप से एक परिवार को 25 दिन से ऊपर उपलब्ध नहीं कराया उन्होंने रोजगार। तो 125 दिन का जो राजनीतिक कवर है ये 60 दिनों की तालाबंदी की साजिश इसके पीछे छुपी है। ये मजदूर को सशक्त नहीं लाचार करने के लिए लेकर आया है। ये जो नो वर्क विंडो है, सीजनल स्कीम, मजदूर काम मांगेगा, प्रशासनल सीजनल पीक ब्रेक के नाम पर उनको मना कर देगा। और ये एक संवैधानिक हमला है और एक क्रांतिकारी कानून जो आया था, जो 2 दशकों से ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी था, उसके ऊपर एक प्रहार है, एक संवेदनहीन योजना है। और ये जो पीक सीजन ब्रेक है, मुझे लगता है सबसे शोषित करने वाला हिस्सा इस नए कानून का है, क्योंकि आप स्वामी धन्ना सेठों इनके यहाँ पर आपको काम करने पे मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा प्रहार जो ये करता है, ये संघीय ढांचे की बलि चढ़ा रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मोदी जी अपने भाषणों में बहुत बात करते हैं, ये सीधा सीधा उसके ऊपर प्रहार करता है। इस योजना की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि ये ओपन एंडेड स्कीम थी, यानी जितना काम उतना पैसा। अब ये लेकर आए हैं नॉर्मेटिव एलोकेशन, एक नया फॉर्मूला जहां पर बजट के ऊपर की एक लक्ष्मण रेखा आपके ऊपर लगा दी गई है। पहले ये जितना भी मजदूरी का पैसा था 90% वो सेंटर की सरकार देती थी। आपका जो नीचे कच्चा काम होता था उसके माल का वगैरह पैसा था, उस अनुपात में राज्य की सरकार देती थी। अब इसको ये 60-40 के रेशियो के अंदर नया अमली जामा पहनाकर लेकर आए हैं। मैं कहती हूं जो 40% वित्तीय भार डालने का काम किया है, ये आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम कर रही है केंद्र की सरकार। केंद्र अपनी सरकार से जिम्मेदारी हटाकर भागकर राज्यों को कंगाल करने का काम कर रही है। ये जो सहकारी संघवाद के ऊपर इन्होंने हमला किया है, ये राज्यों की तिजोरियों को खाली कर देगा। मनरेगा पहले डिमांड बेस्ड स्कीम थी, डिमांड ड्रिवन स्कीम थी, और इसको अब ये सप्लाई बेस्ड स्कीम में बदल रहे हैं। ओपन एंडेड थी, फ्लेक्सिबल थी, मांग के अनुसार राशि, कच्चा माल, मजदूरी मिलती थी। अब आप इसको सीमित और नियंत्रित ढांचे के अंदर कैद करना चाह रहे हैं, सप्लाई बेस बना दिया है। सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित आपूर्ति के ऊपर अब ये निर्भर रहेगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के उदाहरण है। आप देखिए कि जब जब संसद चलती है, बंगाल के सारे सांसद मनरेगा के फंड के ऊपर प्रदर्शन करते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अनेकों बार संसद में खड़े होकर किस तरीके से आप इसका वित्तीय बजट काटते हैं हर बार, और इसको बजट नहीं देकर इसको कमजोर करने का काम करते हैं, उन्होंने बार बार हटाया। इसके अंदर एक इन्होंने सेंट्रल मिशन मोड सुपरविजन डाल दिया है, जिसमें तकनीकी खामी, सोशल ऑडिट बनाकर ये बहाना बनाकर कभी भी राज्य का फंड फ्रीज कर सकते हैं। ये वित्तीय स्वायत्तता पे हमला है और राज्यों के लिए एक सफेद हाथी की तरह इसको बांध दिया है। ये विकास नहीं है, ये बहुत ही बड़ा वित्तीय छल सरकार कर रही है। ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। मनरेगा में काम करने वालों का आंकड़ा ये है कि 19%, करीबन 20%, 19.75 मजदूर, श्रमिक, दलित वर्ग के हुआ करते थे। 17.47% आदिवासी, 38% पिछड़ा वर्ग। आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 21 ये बिल्कुल उस भावना के खिलाफ काम करता है, जहां पर हम जीवन और आजीविका के अधिकार की रक्षा करते हैं। हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल विकेंद्रीकरण के उलट हो रहा है। हम ग्राम सभाओं और पंचायतों के पास में पहले ये अधिकार था, जो अब पूरा का पूरा केंद्र के पास में समेट दिया गया है। संविधान को कमजोर कर जो मनुस्मृति को मानते आए हैं, ये उस दिशा में अग्रसर है। और जिस तरीके से इस मनरेगा को गांधी के नाम से हटाकर और इसके पूरे ढांचे को बदलकर ये पूरी तरह ये दर्शाता है कि ये सरकार दलित विरोधी, श्रमिक विरोधी, महिला विरोधी और गांव विरोधी है। एक डिजिटल तानाशाही का हमला भी यहाँ हो रहा है। इसके अंदर गांवों में जो श्रमिक काम करेंगे
उनको ड्रोन और ऐप से, आप उनको देखेंगे ड्रोन से ऊपर से, ऐप से उनकी हाजिरी का भरने का काम किया जाएगा। आज भी आप और हम जानते हैं कि बिजली, सिग्नल, नेटवर्क, प्राथमिक सुविधाएं आज भी अनेकों गांवों में मयस्सर नहीं है। ड्रोन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग आप करना चाहते हैं। खेत में मिट्टी खोदने वाला मजदूर की ईमानदारी को आप अब इन उड़न खटोलों से प्रमाणित करने का काम करना चाहते हैं। आपके NMMS ऐप, अनिवार्य डिजिटल हाजिरी, नेटवर्क का गुलाम, मतलब अगर आपको डिजिटल हाजिरी भरनी नहीं आती है, आप अपनी फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर्वर डाउन है, नेटवर्क डाउन है, तो आपके यहाँ पर शून्य घोषित हो जाएगा, उस दिन की हाजिरी आपको नहीं मिल पाएगी। तो एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड यहाँ पे पैदा होगा और ये डिजिटल डिवाइड भूख की खाई के अंदर तब्दील होने जा रहा है। इतिहास गवाह है कि RSS ने गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी शाखाओं में गांधी के सरधर्म भाव और अंतिम व्यक्ति के उदय के विचार के वो हमेशा घोर विरोधी रहे हैं। उनका भाजपा का मात्र संगठन का जो एजेंडा है, ये उसको प्रतिबिंबित करता है कि आप उस एजेंडे को आगे ले जाने का काम इससे कर रहे हैं। राष्ट्रपिता का नाम जब विश्व की सबसे विशालतम रोजगार योजना से हटाया जाता है तो देश के और हर भारतीय के मन में एक सवाल तो लाजमी है, क्या भाजपा अब गोडसे के स्वप्न को पूरा करना चाहती है? गजट नोटिफिकेशन से आप गांधी का नाम विलोपित करना चाहते हैं, ये घृणा की पराकाष्ठा है। इतिहास गवाह है कि गांधी सांस्कृतिक व्याकरण है, एक विचार है और उस विचार के रूप में वो अमर हो चुके हैं, अनंत है, अमिट है। भाजपा और RSS ने बापू के जीवन शरीर को स्वीकार नहीं किया, उनकी स्मृतियों को मिटाने का काम कर रही है। आज हम विश्व में कहीं पर भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं या कोई जाता है तो वो गांधी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होता है। अभी पुतिन आए थे तो गांधी की समाधि पे गए थे और गांधी का नाम उन्हीं के देश में एक विशाल तक श्रमिक योजना से हटाने का काम मुझे लगता है भारत की वैश्विक पहचान के ऊपर भी एक प्रहार है। और अब मैं जो दूसरा मुद्दा है उस पे आना चाहती हूँ, नेशनल हेरल्ड के ऊपर। नेशनल हेरल्ड का मुद्दा पिछले 11 सालों से पब्लिक डोमेन में है, आप सब उसको सुनते आए हैं। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ऊपर ईडी के द्वारा बनाए गए इस झूठे बुने हुए जाल का पर्दाफाश हुआ है और आपको पता है 16 दिसंबर को PMLA कोर्ट ने जो आदेश पारित किया वो कोई साधारण न्यायिक आदेश नहीं था। भाजपा के एजेंसी राज के चेहरे पर से वो आईना हटाने का काम किया और उस एक आदेश से लोकतंत्र का चेहरा चमक उठा। और मुझे लगता है ये फैसला उस दौर की पहचान बनेगा जहां विपक्ष को डराने की कोशिश की गई, जहां इन संवैधानिक एजेंसियों को बदले की राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये सत्ता के अहंकार को तोड़ता है, डर की राजनीति को निर्वस्त्र करता है और ये बताता है कि संविधान जिंदा है और अदालतें अभी झुकी नहीं हैं। नेशनल हेरल्ड के ऊपर घोटाले का ठप्पा लगाकर आजादी के इतिहास को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही थी। ये भी उस RSS मनुवाद और उसी सोच को आगे बढ़ाता है। अगर आप इसके पीछे की कहानी पढ़ेंगे कि मनरेगा के नाम से गांधी को हटाना, गांव के विकास को रोकना, नेशनल हेरल्ड के ऊपर इसके नाम पे घोटाले का आरोप लगाना, स्वतंत्रता संग्राम की शाही को मनी लॉन्ड्रिंग की कालिक से ढक देना चाहते थे, जिसमें बीजेपी पूरी तरह नाकाम हुई। और PMLA कोर्ट ने जब सवाल दागे, पूछा बिना FIR मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? आरोपों की वह पतंग जब खूब हवा में उड़ी, जब कोर्ट की अदालत में आई तो जमीन छूते ही चीथड़े चीथड़े हो गए। ईडी की चार्जशीट पर मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि हवाबाजी से नहीं, रूल ऑफ लॉ, कानून से चलता है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है ईडी। आप अपने विरोधियों के साथ जो आपसे प्रश्न करे, जो सवाल करे, उसे या तो आप देशद्रोही कहें
नहीं तो फिर आप ईडी का बिच्छू छोड़ दीजिए। हर चुनाव से पहले आप देखिए ईडी पहुंच जाती है, हर विरोधी के ऊपर ईडी का केस चला देते हैं आप। भाजपा की सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं ईडी सीबीआई द्वारा इनको सत्ता की वधशाला में तब्दील कर चुकी है। नेशनल हेरल्ड का जो पूरा मामला बुना गया वह कानून की किताब में बिल्कुल शून्य साबित हुआ और इस बात का प्रतीक है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा था। भाजपा का बहुत सरल गणित है, जो साथ है वो साफ है, जो खिलाफ है उस पे मुकदमा है, उसके पीछे ईडी है। भाजपा के पास में एक चमत्कारी वॉशिंग मशीन है, जो उनके साथ जाता है वो धुल जाता है। सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने भाजपा के सामने, उनकी दमनकारी नीति के सामने संघर्ष का ब्यौरा उठा रखा था। वो झुके नहीं। कांग्रेस इस मुश्किल दौर में भी गरीब के साथ में, वंचित के साथ और पिछड़ों के साथ उनकी आवाज बनकर खड़ी रही और यही कारण है सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के लिए फाइलों का ये मक्कर जाल बुना गया, जिसमें फंसाने में वो बिल्कुल नाकाम हुए, जिसका पर्दाफाश हुआ। बिना किसी अपराध के, बिना किसी साक्ष्य के उनकी धैर्य की परीक्षा ली गई, लेकिन वो हिमालय की तरह अडिग रहे। न पैसा इधर हुआ, न इधर हुआ, न कोई निजी संपत्ति बढ़ी, फिर भी कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है। सोनिया गांधी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में यहाँ पर समर्पित किया। आप सबको याद होगा कि जब राजीव गांधी जी, और अखबार में छपा था कि जब उनको लेकर आया गया तो वहां चेहरा नहीं था। क्या बीतती होगी एक महिला पर जब देश के नाम उनके पति शहीद हो जाते हैं। उन्होंने अपना जीवन कांग्रेस को दिया। उन्होंने भारतीयता को आत्मसात कर मनरेगा जैसे कानून, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, आरटीआई जैसे कानून वो लेकर आई और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का त्याग उन्होंने कर दिया। उन पर आप घोटालों के आरोप लगाना चाहते हैं सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति से। ये बहुत दयनीय है। आज आप साहिब मसनद तो है, लेकिन कल नहीं होंगे। ये जिल्ले इलाही ने जो फरमाने शाही जिस तरीके से आप करते हैं, इस मकसद में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता सजग है और जनता सब देखती है। नेशनल हेरल्ड ने अंग्रेजों की सल्तनत को हिला दिया था और इसी नेशनल हेरल्ड को पकड़कर आप गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। सत्य की सबसे बड़ी गवाही अगर कोई देता है तो वक्त देता है। भाजपा के उस गुब्बारे की हवा निकल गई और कोर्ट ने जब पूछता रहा कि सबूत कहाँ है, जब सवाल दागे तो कोई जवाब नहीं था। ये प्रतिशोध की राजनीति, रूल ऑफ रिवेंज का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सब देख रहे हैं कि हम महंगाई से त्रस्त हैं, युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है और आप चाहे सोनिया गांधी, चाहे राहुल गांधी, चाहे महात्मा गांधी कर गांधी मुक्त भारत बनाने की कल्पना के ओर अग्रसर हैं। आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, आप वोट चोरी कर वोट मुक्त भारत भी बनाना चाहते हैं। आप जॉब मुक्त भारत बना चुके हैं, आप अब श्रमिक मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, आप लोकतंत्र और संविधान मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की आत्मा इस प्रहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। 11 साल तक घोटाला घोटाला घोटाला, इतना शोर बिना सबूत आपने किया, इसका प्रमाण आज कोर्ट ने दिया। अब मैं आपको नेशनल हेरल्ड के केस की कुछ क्रोनोलॉजी समझाना चाहती हूँ कि क्या है नेशनल हेरल्ड। 2014 से 2021 7 साल तक सीबीआई और ईडी ने किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं बनता है। सीबीआई ने कहा कि यहाँ पर कोई फौजदारी का मुकदमा नहीं बनता, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता। सीबीआई ने किसी प्रकार की कोई चार्जशीट दायर नहीं करी। ईडी ने भी माना कोई अपराध नहीं बनता है, ईडी ने भी किसी प्रकार की कोई
चार्जशीट, कोई एफआईआर फाइल नहीं करी। अचानक 30 जून 2021 को एक केस दर्ज हो जाता है 7 साल बाद। सीबीआई कह रही है कि कोई अपराध नहीं हुआ, ईडी भी 7 साल तक कह रही थी कोई अपराध नहीं हुआ। किस दबाव के अंदर ईसीआईआर दायर होती है? जांच नहीं होती, सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध की पटकहानी चलती है। नेशनल हेरल्ड आजादी की लड़ाई के अंदर स्थापित किया गया था 1938 के अंदर। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एसोसिएट जनरल लिमिटेड AGL के माध्यम से इसकी स्थापना करी और यह लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रहरी था। उस वक्त अंग्रेजों ने इस अखबार को बैन भी किया था, लेकिन एक समय ऐसा आया, एक वित्तीय संकट, आर्थिक संकट इस अखबार के ऊपर आया। कर्मचारियों की सैलरी, PF, अन्य देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कम से कम 100 किश्तों में 90 करोड़ का लोन नेशनल हेरल्ड को दिया, इसलिए कि स्वतंत्रता सेनानियों की इस विरासत को जिंदा रखा जा सके। आप सब कलम के लोग हैं, तो मैं समझ सकती हूं कि आप समझते होंगे कि एक अखबार को चलाना कितना मुश्किल भरा काम होता है, कितने संसाधनों की जरूरत होती है। और जब आर्थिक संकट और बढ़ा और ये लोन नहीं दे पाए, तो इस लोन को इक्विटी के अंदर तब्दील कर दिया। और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। और ये इक्विटी की शेयर्स यंग इंडियन कंपनी के नाम पे ट्रांसफर हो गए। कर्ज को इक्विटी में बदला, ये सामान्य वित्तीय प्रक्रिया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल LT व इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC के तहत हजारों मामले ऐसे रोज अंजाम दिए जाते हैं। ये नॉर्मल वित्तीय प्रक्रिया है। यंग इंडियन कंपनी के अधिनियम सेक्शन 25 जो कि पुराना सेक्शन है और सेक्शन 8 जो कि नया सेक्शन है, उसके तहत ये कंपनी पंजीकृत करी गई एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में, एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में। इस कंपनी की सबसे बड़ी शर्त क्या होती है जब आप एक नॉन प्रॉफिट संस्था होते हैं, कि इसका कोई भी शेयरधारक चाहे सोनिया गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, कंपनी में एक पैसे का भी मुनाफा या लाभांश नहीं ले सकते हैं। जब मुनाफा लेना कानूनी रूप से असंभव था, तो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। 2014 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी जी एक निजी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। 15 में खुद ईडी ने जांच के बाद स्वीकार किया कि इस केस में कोई दम नहीं है। 21 में राजनीतिक दबाव के अंदर एक ECIR इन्होंने दर्ज करी। 4 वर्षों से आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, मानसिक प्रताड़ना देना चाहती है, सार्वजनिक रूप से बदनाम करना चाहती है। 50-50 घंटे तक उनसे पूछताछ चलती है। 12 सालों से टीवी चैनल अखबार की सुर्खियां बनते हैं। नेशनल हेरल्ड के अंदर संपत्तियों को फ्रीज किया जाता है और गांधी परिवार को बदनाम करने का भरसक हर प्रयास किया जाता है। ईडी की भी अब आप जान लें कि ईडी कैसी है। ईडी ने 2014 से लेकर आज तक 6312 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से करीबन सिर्फ 120 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का दोष साबित कर पाए हैं। आप मान लीजिए क्या औसत है, 6312 में से ओनली 120 पे आप दोष कर पाए हैं। पिछले 10 साल में 193 MP और MLA पर केस दर्ज हुए और सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप साबित कर पाए। 2014 से ईडी के अंदर जितने भी केस आए हैं आज तक 95% विपक्ष के नेताओं पे है। पूछिए आप भाजपा के नेताओं पे कहां पे कोई केस है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमारी स्पष्ट मांगे हैं कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरीके से उन्होंने इन एजेंसियों का राजनीतिक हथियार बनाकर
गांधी परिवार को, कांग्रेस को, नेशनल हेराल्ड को, स्वतंत्रता संग्राम के उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी है, भ्रामक राजनीति करी है, चरित्र हनन करने की कोशिश करी है, उसके लिए वो देश से माफी मांगे। जांच एजेंसियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसके इशारे पर 7 साल तक क्लीन चिट देने के बाद अचानक केस दर्ज किया गया? क्यों घंटों प्रताड़ित किया गया? क्यों दोषी करार किया गया एक आवरण बनाकर? और कोर्ट ने कह दिया कोई सबूत नहीं है, निराधार इसके ऊपर, इस चार्जशीट के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस नहीं चल सकता है। जो ट्रोल आर्मी है वो खामोश है। भाजपा के अंधभक्तों की उंगलियां थक चुकी हैं, कुछ लिख नहीं पा रही हैं, क्योंकि सत्ता का जो जुल्म है वो अनंत नहीं हो सकता है, उसको कभी ना कभी रुकना होता है। अदालत ने सिर्फ सोनिया जी और राहुल गांधी जी को इंसाफ नहीं दिया, 140 करोड़ भारतीयों के पक्ष में भी ये फैसला आया है कि अदालतें झुकती और बिकती नहीं हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सिर्फ तस्वीरें ही नहीं छापेंगे, आप भाजपा की इस बदनीयती को पुरजोर रूप से दिखाएंगे। मैं सूरत आई हूं और मुझे खुशी है कि मैं गुजरात के पहली बार गुजरात के इस वित्तीय राजधानी में आपसे मुखातिब होने का मुझे मौका मिला। और हर एक व्यक्ति आम रूप से ये देख सकता है कि आज क्या स्थिति हमारी हो गई है, वैश्विक पटल पे हमारी क्या स्थिति है। 56 इंच का सीना की हम बात कर रहे थे, लाल आंख दिखाने की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से हमारे बॉर्डर्स की क्या आज स्थिति है। मैंने अपने पहले भी एक वक्तव्य में कहा था, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, किसान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आपकी पहचान खतरे में है, वोट चोरी आप देख रहे हैं, मतदान खतरे में है और लोकतंत्र का विमान खतरे में है। इसलिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन मुद्दों को ज्वलंत रूप से उठाएं। आपने ये भी देखा होगा कि संसद का सत्र अभी 2 दिन पहले 19 तारीख को खत्म हुआ। प्रधानमंत्री जी पहले दिन आकर कहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को, किसी भी प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि विपक्ष ड्रामा कर रहा है। विपक्ष ड्रामा नहीं करता, विपक्ष जनता के ज्वलंत मुद्दों को उठाने के लिए संघर्षरत रहता है संसद के अंदर। उसे ड्रामा करार दिया गया। अहम बहस जो कराना चाहते थे मुद्दों की, वो बहस नहीं कराई। वंदे मातरम पर बहस कराते हैं इस शर्त पर कि चुनाव सुधार पर तभी बहस होगी जब वंदे मातरम पर बहस होगी। आज 150 साल बाद क्या आप इस हॉल में इतने सारे जने बैठे हैं, वंदे मातरम पर किसी को कोई प्रश्न चिन्ह है? हम सब उसे स्वीकारते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं कि 400 से 500 से ऊपर AQI दिल्ली जहरीली हवा में किस तरीके से मदहोश है, क्या हालत वहां हो रही है, क्या दूसरे मुद्दे हैं, उनको छोड़कर जब हम वंदे मातरम पर चर्चा करते हैं तो उस पर विभाजित कौन है आज। और मुझे नहीं पता था कि वंदे मातरम की इस चर्चा के बाद में वो बंगाल के चुनाव आ रहे थे, तब पता चला कि बंगाल के चुनाव आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब बंगाल के चुनाव आए थे तो मोदी जी रविंद्रनाथ जी के टैगोर के दाढ़ी बढ़ा के उस लिबास में महीनों घूमे थे। कभी बोस की फाइलें याद आ जाती हैं, उसमें कुछ नहीं निकला। तो मेरा यही कहना है कि सरकार चुनावी मोड से बाहर आए, हर चीज को चुनाव और सत्ता पे काबिज होने के रास्ते को छोड़ जनता के असल मुद्दों के लिए काम करे। जितने भी उन्होंने वादे किए थे, अच्छे दिन, अमृतकाल, न्यू इंडिया, विकसित भारत, सब कुछ धाराशायी हो चुके हैं और जनता त्रस्त है। तो मुझे लगता है भाजपा सरकार को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।